वॉट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? क्या आप भी इसी बात से कंफ्यूज हो? तो अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हे लूपर्स, मैं हूँ कोड लूपर प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग लूप। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। उन्हें इसके बारे में पता तो होता है पर वो उसके ऊपर बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते इसके बारे में। और उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं प्रोग्रामिंग में और गेम डेवलपमेंट में तो हमारे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक डब मशीन है और डब मशीन होने के कारण हमें उससे कुछ भी काम कराने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोग्राम्स। ओके, यानी जो हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए उन्हें हम प्रोग्रामिंग के एरिया में कहते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जो ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इनको लिखना पड़ता है। अब जो ये कंप्यूटर बनाया ये भी तो इंसानों ने बनाया, तो अब इसको लिखेगा भी इंसान। तो जो जिस इंसान ने प्रोग्राम्स को लिखा उस इंसान को हम प्रोग्रामर कहते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग को सिंपली डिफ़ाइन करना हो तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। उस प्रोसेस को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर कई तरह के प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है उन्हें हम कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। और जो प्रोग्राम्स हमारे लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जैसे कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, जैसे कि हो गया म्यूज़िक चलाना, मूवीज़ चलाना, वेब ब्राउज़र ओपन करना, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये तो देख लिया सिंपल वे में कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, उससे बात करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे कैसे? कौन सी लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शंस दें, किस तरह हम उसे इंस्ट्रक्शंस दें, किस तरह हम उससे इंटरेक्ट करें। तो जिस तरह मैं अभी हिंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, समझ आती है, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ आप उसे समझ पा रहे हैं। पर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो कंप्यूटर होता है वो ना ही तो हिंदी समझता है ना ही इंग्लिश समझता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो और वन ही होता है और ये पूरी लैंग्वेज ज़ीरो और वन के पैटर्न पर ही चलती है। कंप्यूटर को इसी लैंग्वेज पर बनाया गया है। यह लैंग्वेज हार्डवेयर के बहुत नज़दीक होती है, इसीलिए इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हम वन बाय वन सभी लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर सिर्फ ज़ीरो और वन होता है, यानी जो भी हम कोड या फिर कुछ भी करेंगे इसके अंदर प्रोग्राम राइट करेंगे वो ज़ीरो और वन के पैटर्न पे हो। पर दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि इस लैंग्वेज को सीखना इतना भी आसान नहीं है, इसे सीखना बहुत ही मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको मशीन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर की सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि उसका माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, रैम रोम वगैरह कैसे काम करती है। आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि जब आप इसके अंदर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको उसके अंदर एरर फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप जल्दी से एक एरर फाइंड नहीं कर सकते उसके अंदर। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जैसा कि हमने बात की कि जो ये मशीन लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है।
तो जब आप एक आर्किटेक्चर वाले किसी एक सिंगल आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पे प्रोग्राम राइट करेंगे मशीन लैंग्वेज का, तो आप उसी प्रोग्राम को दूसरे आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पर नहीं चला सकते, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर सेम नहीं होता है। इसी वजह से आपको उसी प्रोग्राम को उस आर्किटेक्चर के हिसाब से वापस से राइट करना पड़ेगा। तो जैसा कि अब हमने जाना कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना भी डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर प्रोग्राम्स को बनाना भी डिफ़िकल्ट है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया, जिसका नाम है असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करने जा रहे हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर हमें कैसा भी प्रोग्राम बनाना हो, हमें 0 और 1 के पैटर्न पर ही बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम एक ऐड कर रहे हैं 8 और 9 का, तो हम उसके लिए उसके अंदर 0 और 1 के पैटर्न पर ही लिखेंगे। तो उसे लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले तो वो याद ही नहीं रहेगा। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर हमें 0 और 1 के पैटर्न पर नहीं करना पड़ता। इसके अंदर हम न्यूमेरिक कोड में लिख सकते हैं, जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है उसका राइट कर सकते हैं न्यूमेरिक कोड के अंदर, और जैसा भी आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये अब हम उसी ऐड को करें 8 और 9 के ऐड को, तो हम उसे असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। ये हमारी ह्यूमन रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। पर असेंबली लैंग्वेज में भी एक प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो यह है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और उसे सॉल्व करता है हमारा असेंबलर। यानी कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है असेंबलर, जो कि क्या करता है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उसके सोर्स कोड को लेता है असेंबली लेवल लैंग्वेज के को, और उसे कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जिससे कि कंप्यूटर उसे समझ पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। पर ये हमने जैसा कि देखा कि ये मशीन लैंग्वेज से इजी तो है, पर इसमें भी वो एरर वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लीजिए आप एक बहुत ही लंबा कोड लिख रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको एरर फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। एरर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक और लैंग्वेज डिज़ाइन की गई, इन्वेंट की गई, जो कि है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र रीडेबल फॉर्मेट पर होती है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम उसी वाले ऐड को 8 और 9 को हमें जो ऐड करना है उसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर ऐड करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसे ईजीली ऐड कर सकते हैं। पर हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ हम यानी ह्यूमंस ही समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना। इसलिए हमें इसके सोर्स कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए हम एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। पहला होता है कंपाइलर मॉडल, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर मॉडल। यह दोनों भी असेंबलर की तरह ही जो सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको लेकर के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की हम अगर बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि जावा, पाइथन, सी शार्प, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिन्हें कोई भी आसानी से सीख सकता है। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, उन पर प्रोग्रामर आसानी से हार्डवेयर लेवल पर ऑपरेशंस कर सकता है, पर लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकता। वो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिन पर ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी सपोर्ट देती है और मशीन लैंग्वेज का भी और असेंबली लेवल लैंग्वेज का भी सपोर्ट देती है। इसीलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज इतना इजी है, तो कोई इंसान मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज को क्यों सीखेगा, क्या काम पड़ेगा उसका। वो इजीली कोई भी प्रोग्राम राइट करेगा तो करेगा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसे डिफ़िकल्टी किस बात की, फिर इन्हें बनाया ही क्यों गया।
तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न यह है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर जब कोई हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले। ये बहुत ही जल्दी हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है। फिर इसके बाद फास्ट होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो इसके मुकाबले थोड़ा कम फास्ट एग्जीक्यूट करती है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद जो आती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो इन दोनों से ही कम फास्ट एग्जीक्यूट करती है हमारे प्रोग्राम को। पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सेकंड्स के अंदर ही बहुत सारे ट्रिलियंस में मिलियंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, इसलिए आपको इन तीनों का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ्रेंड्स, यही था पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद भी ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इस नॉलेज को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर भी शेयर कीजिएगा।